हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के विषय में बात कर रहे हैं और उसमें जो एक पेपर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है जिसमें कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, तो उसका सिलेबस भी आ चुका है बच्चों, जो आप लोग शायद नेट पे जा कर के देख भी चुके होंगे। आप सभी को एक चीज़ के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जो लोग एलिजिबल हो गए हैं एग्ज़ाम के लिए लेखपाल। और उसमें जो आपका करेक्शन डेट है अभी 4 फरवरी 2026 है आपका। जिन लोगों का कोई इशू है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं जो हमारा विषय है कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर जो विषय है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, फिर भी हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग है। ठीक है, इसी के अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे मुख्य बिंदुएं हैं, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स के बारे में, ईमेल एड्रेस बनाना, उनको मेल करना, प्रिंटर, टेबल, टैबलेट एंड मोबाइल का संचालन करना, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वो एमएस वर्ड और एक्सेल के बारे में, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात की जा रही है, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग की बात की जा रही है, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। कंप्यूटर और उसने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो तकनीकी विकास और नवाचार है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो इन सभी को हमने आपको पढ़ाने के लिए कुछ चैप्टर वाइज इसको हमने डिवाइड किया हुआ है बच्चों। आप देख सकेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पहला चैप्टर है हमने इसको 13 चैप्टर में बांटा हुआ है, और इसमें जो पहला आपका जो चैप्टर है कंप्यूटर का इतिहास, परिचय और एवं अनुप्रयोग, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मूलभूत जानकारी के बारे में, दूसरा चैप्टर। देन आपका आ जाता है इनपुट और आउटपुट उपकरणों का विस्तृत अध्ययन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, आईपी एड्रेस और नेटवर्किंग के बारे में, ईमेल निर्माण, संचालन एवं डिजिटल संचार। देन आपका प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल और आधुनिक जो आईटी गैजेट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका प्रैक्टिकल में जाकर के एमएस वर्ड, एक्सेल, ये दोनों चीजें देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये 13 चैप्टर में पूरी समरी और सब कुछ बना करके रखा हुआ है, और जो आपको धीरे धीरे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर होगा। चलिए, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो कंप्यूटर परिचय और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर का जो परिचय है, जैसे बात करें वर्तमान समय में, आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। इवन सारे क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, उन सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इंजीनियरिंग की बात कर लिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, व्यापार की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, बैंकिंग, रेलवे आरक्षण, ईमेल, इंटरनेट आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, जीवन के लगभग सभी जगह जो भी आपके जीवन में उपयोगी है, जैसे कार, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, इन सब में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों। ठीक, बात आती है कि कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से, तो वो लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना बच्चों। ठीक, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कंप्यूटर भाषा कहाँ से इस्तेमाल की गई है, तो या किस लैंग्वेज से इस्तेमाल की गई है, तो आपको यहाँ पे लैटिन भाषा से इस्तेमाल किया गया है। देन आता है आपका कंप्यूटर की परिभाषा की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्वीकार करता है, उसे संग्रहित करता है और उस संग्रहित डेटा पे प्रोसेस करता है, यानी कि निर्देशों के अनुसार उस पे संसाधित करता है तथा परिणाम को सूचना के रूप में प्रदर्शित कर देता है। यानी कि इसका जो पूरा साइकिल है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे है, आईपीओ साइकिल के अंतर्गत होता है।
ठीक है, इसको हम लोग आईपीओ साइकिल भी बोल सकते हैं बच्चों, एग्जाम में आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं इसको। मतलब इनपुट लेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, देन आफ्टर आपको आउटपुट देगा। अब बात आती है यहाँ पे प्रोग्राम्स की, कि कंप्यूटर में दिए गए निर्देश को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। आखिर ये प्रोग्राम शब्द आया कहाँ से, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर हमको कोई एक फैक्ट्री लगानी है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि उस मार्केट में जाकर के पहले तो 10, 20, 50 लोगों से हम मिलते हैं, या उस मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको रिपोर्ट मिलता है। अब हमारे पास बहुत तरह के रिपोर्ट्स मिलते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए हमारे काम की होती है, कुछ नहीं होती है। तो जो हमारे पास डेटा है उसको हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। उस रॉ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास, मतलब जो चीजें हमारे लिए उपयोगी मिलता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और उस इंफॉर्मेशन पे हम क्या करते हैं कि आगे चल के हम उस पर काम करते हैं। और जब काम करते हैं यानी कि उस इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास मिल गया, यानी कि निर्देश जो हमारे पास आ गया, उसी को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम जो होता है वो निर्देशों का समूह होता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। मतलब ऑटोमेटेड तरीके से ये बार बार काम करते रहते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर बहुत बुद्धिमान प्रतीत होता है, परंतु स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब अगर हम बात करें कंप्यूटर की ऑटोमेशन की, तो ये आपको तो एक बार निर्देश देना ही देना है। अगर आप निर्देश नहीं देते हैं तो कंप्यूटर स्वयं तो नहीं स्टार्ट होने वाला, या नहीं कोई काम नहीं करने वाला है। यानी कि उसे अपने कार्य को निर्देश करने के लिए या निर्देशित करने के लिए आपके निर्देश की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि कंप्यूटर में जो अगर आप इनपुट देते हो, क्या उसके अलावा भी कोई आउटपुट देता है? उसके आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो वो करेक्ट करके दे देगा? ऐसा नहीं। आप जो इनपुट दोगे कंप्यूटर को, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आपको गलत रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म होता है, जैसे हमने बात किया डेटा की। तो डेटा जो हमारा होता है, जैसे जो कच्चे तथ्य हैं, मतलब रॉ डेटा है, जो आंकड़े हैं जिनका अभी कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, उनको हम लोग बोलते हैं डेटा। जैसे डेटा 1 2 3 4 5 6, अब ये 1 2 3 क्या है, 4 5 6 क्या है, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा ABC 1 2 3 AL 7 8 6, इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको हम लोग, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेटा। अब ये डेटा क्या करता है, बाद में चल के इसमें प्रोसेसिंग होता है। तो आफ्टर प्रोसेस जो हमारे पास मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। तो प्रोसेस डेटा को सूचना कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो प्रोसेस डेटा को ही हम लोग बोलते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की आयु हो सकती है, कर्मचारियों का वेतन हो सकता है, या कोई जो नंबर है वो छात्रों का रोल नंबर हो सकता है, संस्था का पता हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारे इंफॉर्मेशन कहलाती है। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अब देखिए, इस अध्याय का उद्देश्य हम समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप क्या क्या जान लेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सिस्टम तथा कंप्यूटर सिस्टम की अवधारणा आप समझ सकेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण को जानेंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग मतलब उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो समझेंगे, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं जैसे गति, शुद्धता, संरक्षण क्षमता आदि को समझेंगे, कंप्यूटर की सीमाओं को जान सकेंगे, एंड देन कंप्यूटर के घटकों की पहचान कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ आता है कंप्यूटर की विशेषता बच्चों, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषता में बात करेंगे तो कंप्यूटर आप जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर 100, 200, 50 या 50,000 लोगों का काम अकेले कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर अत्यंत तेज गणना करता है, और इसकी जो गति होती है वो अक्सर नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में मापी जाती है बच्चों। शुद्धता की बात करें कि यदि आप इनपुट सही देते हैं, निर्देश सही देते हैं, तो कंप्यूटर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा, ठीक है।
परिश्रमशीलता की बात करेंगे तो कंप्यूटर बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है, यानी कि हम लोग अगर कोई काम करेंगे तो एक टाइम के बाद हम लोगों को थकान लग जाएगा, बट कंप्यूटर क्या करता है, आप एक बार निर्देश दे दीजिए वो घंटों तक काम करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुउपयोगिता, यानी कि बहुकौशल की बात कर लेते हैं, वर्सालिटीज की बात करेंगे, और इस पे अक्सर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिलता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे गणना करना, दस्तावेज तैयार करना, ग्राफिक्स बनाना, प्रोग्रामिंग करना, और इवन आप लोग भी देखते ही होंगे कि अगर मोबाइल है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ आप गाना भी सुन सकते हैं, दूसरी तरफ आप व्हाट्सएप या फेसबुक भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, तो इस तरह के सारे काम आप एक साथ करते ही हो। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्सालिटीज, यानी कि बहुकौशल की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संग्रहण क्षमता की बात करेंगे बच्चों। कंप्यूटर की जो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसमें कितने भी तरह के डेटा या कितना भी क्वांटिटी में डेटा आप रख सकते हो। ठीक है, इसमें प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी आगे चल के बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जब हम लोग मेमोरी की बात करेंगे। तो इन सब चीजों में डेटा जो होता है वो बहुत काम की चीजें हैं और कंप्यूटर इस चीज को हैंडल करके रखता है बच्चों, यानी कि कैपेसिटी कंप्यूटर की बहुत हाई होती है। फिर बात करते हैं ऑटोमेशन की, बात कर रहे हैं तो ऑटोमेशन का मतलब है कि अगर आपने एक बार कंप्यूटर को निर्देश दे दिया बच्चों, तो वो कंप्यूटर जो है वो लगातार कार्य करता रहेगा उस निर्देश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं, तो कंप्यूटर की सीमाएं हैं क्या है, भावनाओं का अभाव होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे अंदर हम अपनी बात करें तो हमको अगर कोई चोट लग जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, या कुछ हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, या कोई खुशी की बात होती है तो हम खुश हो जाते हैं, पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना वो खुश होता है ना वो दुखी होता है। ठीक है, स्वतंत्र सोच का अभाव, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं लेता। हमारे पास जैसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको कोई काम करना है तो हम स्वतः ही कोई काम कर सकते हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं, बट कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के, आपके इंस्ट्रक्शन के बिना वो एक काम नहीं करता बच्चों। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है बच्चों आपको एग्जाम में 15 से 15 नंबर दिलाने की, बस आप लोगों का एक काम है कि आप लगे रहिए और सीखते रहिए। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा बच्चों, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए इसमें एक और टॉपिक था निर्देशों का निर्भरता, बात करें तो केवल दिए गए निर्देशों का ही पालन करता है, यानी कि अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो वो आउटपुट कोई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं कंप्यूटर के जनक। ठीक है, यह हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों कि कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। ठीक है, बट इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि केवल चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहना उचित नहीं है। ठीक है, ये मेरा मानना है, क्योंकि इनके साथ एक और व्यक्ति लगी हुई थी या लगा हुआ था जिन्होंने इनके साथ हेल्प किया, वो मैं बात करूंगा आगे चल के। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, देखते रहिए, आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आप तक आज तक किसी ने पहुंचाया नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए कंप्यूटर और नवीनतम आईटी उपकरण की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का विकास और उनके अनुप्रयोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो गणना उपकरण था वो था अबेकस। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें, एक चीज आपसे एग्जाम में पूछता है बेटा कि सबसे पहले आदमियों ने गणना करना कैसे सीखा। तो शुरुआत के दौर में अगर मैं बात करूं तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले इन उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, इन 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते थे किसी चीज की गणना के लिए। धीरे धीरे क्या करके वो 10 उंगलियों का इस्तेमाल करने लगे। तो अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि शुरुआत में मानव गणना करने के लिए क्या प्रयोग करता था, तो आप अबेकस ना लिख दीजिएगा, आप अपने उंगलियों को लिखिएगा, उंगलियों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, जिसका आविष्कार लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। अब ये किसने किया था आगे चल के बात करेंगे। आधुनिक कंप्यूटर का विकास 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अब 4 मूलभूत गणितीय क्रियाएं करने वाली मशीन
बनी। ठीक है, जब आपके पास आधुनिक कंप्यूटर आ गया तब आप यहाँ पे प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीजें आप करने के लिए पॉसिबिलिटीज आ गई आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसको दो युगों में बांटा गया है, या एक आपका है यांत्रिक युग जिसको हम लोग मैकेनिकल एरा बोलते हैं, और दूसरा है आपका डिजिटल युग, डिजिटल एरा। अभी जो हम जिस एरा में है वो है हमारा डिजिटल एरा। आगे चल के बात करेंगे डिजिटल एरा में क्या क्या है। जब कंप्यूटर यांत्रिक उपकरण थे तब ये हमारा युग था यांत्रिक, यानी कि मशीन्स का जब काम होता था। जब कंप्यूटर डिजिटल उपकरण बनाने लगा तब हम लोग किस में आ गए, डिजिटल एरा में आ गए। चलिए, अच्छा, इन सबसे पहले जो मैकेनिकल एरा से पहले भी दो तीन चीजें थी जो इस युग के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, यह है हमारा अबेकस, जो मैकेनिकल एरा का नहीं माना जाएगा, ना डिजिटल एरा का है ना मैकेनिकल एरा का है, उससे बाहर की बात है। ठीक है, अबेकस। ठीक है, अबेकस दुनिया का सबसे पुराना गणना यंत्र माना जाता है। यह कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप है, अर्लियर फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर था। इसमें मड़ियों यानी कि बीट्स को आगे पीछे खिसका करके संख्याओं की गणना की जाती है। आज भी छोटे बच्चों को जो मेंटल एबिलिटीज वाले मैथ्स पढ़ाए जाते हैं या सिखाए जाते हैं उसमें अबेकस का यूज किया जाता है बच्चों। अबेकस को ली काई चेन ने बनाया था, जो चीन के रहने वाले थे, और लगभग 600 बीसी के दौरान ये बना। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद करिएगा बच्चों, आप नोट आउट कर लीजिएगा अपने कॉपी पेन से। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी कि विशेषता की बात करेंगे तो ये आयताकार आकार का लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था, जिसमें तार, ये देख रहे हैं तार यानी कि रॉड लगे होते थे, और जिनमें बीड्स, यहाँ पे अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अबेकस में जो गोलाकार आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप उसको बोलिएगा बीड्स, यानी कि बीड्स पिरोई होती थी। और इन बीड्स की अपनी एक वैल्यू होती थी, एक निश्चित मान होता था, प्रत्येक मणि एक निश्चित संख्यात्मक मान रखती थी। ठीक है, चलिए, यूज कहां कहां होता है इसका यूज जोड़ने में, घटाव करने के लिए, बाद में इसका प्रयोग गुणा और भाग करने के लिए भी किया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आया अपने पास नेपियर बोन्स। ठीक है, इन हड्डियों के ढांचे से बना हुआ था नेपियर, इसलिए इसको बोला जाता है नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स एक प्रारंभिक गणना यंत्र था, मतलब अबेकस के बाद, जिसे गणितीय गणना को आसान बना दिया। इसमें अलग अलग पट्टियों को साथ रखकर बड़े अंकों का गुणा किया जाता था। यह आधुनिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो नेपियर बोन्स जो है वो हड्डियों का बना हुआ ढांचा हुआ करता था, और इसमें जो है पट्टियां लगी होती थी, यही पट्टियां आगे खिसक करके वो बड़े बड़े अंकों का गुणा कर सकती थी। देखिए, आप जो है अबेकस से केवल छोटे अंकों का गुणा किया जा सकता था, लेकिन नेपियर बोन से बड़े अंकों का गुणा किया जा सकता था। ठीक, चलिए, नेपियर बोन्स जो आपका डिवाइस है उसको बनाने वाले जॉन नेपियर थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और 1617वीं ईस्वी में ना ईयर में इन्होंने इसको बनाया था, डेवलप किया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या क्या है। यह 10 आयताकार पट्टियों यानी कि रेक्टेंगल रोड एंड ब्लॉक का सेट होता था। यह पट्टियां आमतौर पर जानवरों की हड्डियों से बनी होती थी, बाद में लकड़ी या धातु का भी इस्तेमाल होने लगा। प्रत्येक पट्टी पे जो है 0 से 9 तक के पहाड़े यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल अंकित होते थे। संख्या को व्यवस्थित करके आसानी से इसकी गणना की जाती थी बच्चों। ठीक है, आ जाते हैं इसके यूज के बारे में देखते हैं। यूज जो है इसका, जैसा कि ये चूंकि पहाड़े लिखे होते थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखे होते थे, तो इनका इस्तेमाल गुणा करने के लिए किया जाता था और भाग के लिए किया जाता था। इसके साथ ही बड़ी संख्याओं की गणना को सरल कर दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे जैसा ही ये एरा बदलता गया, धीरे धीरे हम विकास के दौर में आते गए, चीजें आसान होती गई बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आया आपका स्लाइड रूल। तो अबेकस के बाद आ जाता है आपका कौन सा, नेपियर बोन्स, और नेपियर बोन्स के बाद आपका आ जाता है स्लाइड रूल। ठीक है, स्लाइड रूल कहने का मतलब कैलकुलेटर का आविष्कार से पहले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मुख्य गणना उपकरण था। जब तक कैलकुलेटर नहीं बना था तब तक जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी इंजीनियर्स थे, इसी
स्लाइड रूल से ही अपनी गणना को अंजाम देते थे। इसका उपयोग विशेष रूप से इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता था। 1970 के दशक तक इंजीनियर इसका प्रयोग करते थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ने इसकी जगह ले ली। ठीक है, स्लाइड रूल का बहुत काम था शुरुआती दौर में। ठीक है, आगे पीछे ऐसे होती थी, आगे पीछे इसको घटा करके मतलब देखा जाए तो इसको ऐसे ऊपर नीचे करके इससे वैल्यू निकाली जाती थी। स्लाइड रूल के इन्वेंटर की बात करें, जो इस मशीन बनाया वो विलियम ऑटरेट थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, मतलब ना कि जर्मनी के, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लगभग 1620 में इन्होंने इस मशीन को बनाया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें 2 या अधिक अंकित स्केल यानी कि मार्क स्केल होते थे। स्केल पर लघु गणक मापी जाती थी। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन की, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि 9th 10th में या 8 में जो होता है लॉग निकाला जाता है, लॉग फंक्शन। तो ये जो लॉग की गणना होती थी शुरुआत में इसी स्लाइड रूल से की जाती थी, यानी कि इसी से मापी जाती थी। एक भाग स्थिर होता था और दूसरा भाग क्या होता था, खिसकने वाला होता था। मतलब आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये स्टिल रहता था और ये आपका क्या होता था, आगे पीछे खसकता रहता था। ठीक है, गणना करने के लिए स्केल को आगे पीछे सरकाया जाता था। ठीक, उपयोग कहाँ कहाँ होता था, एक तो सबसे पहले कि आप लॉगरिथम कैलकुलेशन कर सकते थे, दूसरा आप मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिवीजन, फिर जैसे पावर की वैल्यू और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना। इन सब का काम शुरुआत में इसी स्लाइड रूल से होता था बच्चों, स्लाइड रूल से होता था। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड वैज्ञानिक गणनाओं में व्यापक इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, चलिए आते हैं, अब बात करते हैं हम लोग अपने युग की, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एरा। ठीक है, तो मैकेनिकल एरा का जो सबसे पहला कैलकुलेटर था वो था हमारा पास्कलाइन। ठीक है, पास्कलाइन को आधुनिक कैलकुलेटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जो आज कैलकुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी का ये एक वर्जन था, पुराना वर्जन था जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते थे। इसे ब्लेज पास्कल ने अपने पिता की कर गणना यानी कि टैक्स कैलकुलेशन में मदद करने के लिए बनाया था। यह कंप्यूटर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसमें स्वचालित कैरी सिस्टम यानी कि ऑटोमेटेड कैरी मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब ये इसमें काम कैसे होता था, ये जो है आगे ऐसे इसका रोल होता था, जब एक रोल ये घूम जाता था तभी इसका एक रोल घूमता था। आगे चल के हमारे पास हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इसको बनाने वाले कौन थे, ब्लेज पास्कल, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और 1642 में इन्होंने इस डिवाइस को ब्लेज पास्कल्स को बनाया, पास्कलाइन मशीन को बनाया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यह पहली मैकेनिकल जोड़ने वाली मशीन थी, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करेंगे तो आपका कौन सा था, ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई पास्कलाइन मशीन। या ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, जैसे आप गाड़ियों में देखते होंगे जो मीटर होता है, हम जब भी रेस करते हैं तो मीटर आगे पीछे होता है या चलता है, उसमें देखिए जैसे कि आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो एक ऐसे घूम जाता है, तो उसी को हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं, या घड़ी के सिद्धांत पे कार्य करता था। इसमें दांतेदार पहिए होते थे, गियर एंड व्हील्स लगे होते थे। प्रत्येक पहिया 0 से 9 तक की संख्या को दर्शाता था। जब एक पहिया 9 से आगे बढ़ता था तो अगला पहिया अपने आप 1 बढ़ जाता था। आप देखते होंगे कि 0 से 9 तक जाने पर फिर आप 1 पहुंच जाते हैं। गाड़ी में आप देखते होंगे, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑडोमीटर है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। उपयोग की बात करेंगे तो जोड़ने पे और घटाने में इसका उपयोग किया जाता था शुरुआत में बच्चों। चलिए, दूसरा आ जाता है हमारे पास लेविनेज कैलकुलेटर। लेविनेज का कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। लेविनेज द्वारा विकसित स्टेप ड्रम मैकेनिज्म का सिद्धांत बाद में कई यांत्रिक कैलकुलेटर और कुछ प्रारंभिक स्पीडोमीटर में भी उपयोग किया गया। मतलब जो यांत्रिक कैलकुलेटर हम ब्लेज पास्कल ने बनाया उसमें ये सिस्टम विकसित किया गया। तो लेविनेज द्वारा स्टेप ड्रम मैकेनिज्म का सिद्धांत विकसित किया गया जो यांत्रिक कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल किया। तो लेविनेज कैलकुलेटर पास्कलाइन से अधिक उन्नत मानी मशीन थी, क्योंकि यह केवल जोड़ घटाव ही नहीं बल्कि गुणा और भाग भी कर सकती थी। क्योंकि आप देखेंगे तो ब्लेज पास्कल की जो मशीन थी वो केवल जोड़ना और घटाने
के ही सिद्धांत पे काम करती थी। बाद में जब लेविनेज ने इस कंप्यूटर को डेवलप किया, मतलब इस मशीन को बनाया, तो उसमें गुणा करने की और भाग करने का भी फीचर्स आ गया। इसे आधुनिक कैलकुलेटर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और यह कंप्यूटर इतिहास में मैकेनिकल एरा की एक महत्वपूर्ण खोज थी। चलिए आगे बात करते हैं। तो लेविनेज कैलकुलेटर को हम लोग एक और दो नाम से जानते हैं, एक तो रेकॉनिंग मशीन और स्टेप्ड रेकॉनर के नाम से भी जानते हैं। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि लेविनेज कैलकुलेटर को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि उसको हम लोग रेकॉनिंग मशीन या स्टेप्ड रेकॉनर के नाम से भी जानते हैं। गॉटफ्राइड विलियम लेविनेज यानी कि जर्मनी के रहने वाले गॉटफ्राइड लेविनेज ने इसको बनाया। मशीन जो है वो 1671 में बन गई थी, बट उसका प्रदर्शन जो है 1973 में किया गया था। विशेषता की बात करेंगे तो यह एक उन्नत यांत्रिक गणना मशीन यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। इसमें स्टेप ड्रम मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता था। यह पहली मशीन थी जो चारों मूल गणितीय क्रियाएं कर सकती थी। यानी कि देखिए आप मैकेनिकल एरा में दूसरे कैलकुलेटर, दूसरे यांत्रिक मशीन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि पहले वाले में केवल जोड़ और घटाव था, इसमें चारों थे, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग, ये चारों क्रियाएं हो जाती थी। गियर्स और दांतेदार पहिए पर आधारित प्रणाली थी, जैसा कि पहला था। ठीक है, यूज आप लोगों ने देख ही लिया कि जोड़ना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, इन सारी क्रियाओं पे काम करता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जैकवार्ड लूम। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी उस जमाने की। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको कैसे। ठीक है, देखते हैं। देखिए जैकवार्ड लूम कंप्यूटर इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली मशीन थी जिसमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ। अब ये पंच कार्ड क्या है, जैसे आज आप देखते होंगे कि पेन ड्राइव देखते होंगे, चिप देखते होंगे, मेमोरी कार्ड देखते होंगे, तो उस जमाने का ये मेमोरी कार्ड था जिसको हम लोग पंच कार्ड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यही पंच कार्ड तकनीकी बाद में कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए भी उपयोग की गई। इन्हें प्रोग्रामिंग की अवधारणा की नींव रखी। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए आपके पास जगह नहीं होता। इसलिए जैकवार्ड लूम को आधुनिक कंप्यूटर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की मशीन हुआ करती थी। ठीक है, डिवाइस का नाम जैकवार्ड लूम, और इसको जो इन्वेंट किए वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और 1801 में इन्होंने इस मशीन को, जैकवार्ड लूम को बनाया। इसकी जो फीचर्स है यानी कि विशेषता की बात करेंगे तो यह पहला यांत्रिक लूम था। लूम मतलब बोलते हैं छिद्र। ठीक है, लूम का मतलब होता है छिद्र बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाट इज द लूम। ठीक है, यांत्रिक लूम यानी छिद्र। तो इसमें पंच कार्ड, छिद्र कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हर पंच कार्ड में बुनाई का एक पैटर्न संग्रहित होता था। यानी कि अब जैसे आज अगर आप बात करें कि कपड़े पे हम लोग देखते हैं कि कढ़ाई वगैरह होता है, साड़ी पे कढ़ाई वगैरह होता था, तो अब ये जो कपड़े पे डिजाइनिंग की बात आई, जब कपड़े पे पैटर्न बनाने की बात आई, तो उस जमाने में जो जैकवार्ड लूम मशीन से ही कपड़ों पर वो बुनाई करके, यानी कि उस जो जिस चीज को हमको बनाने, जिसको हम लोग कह सकते हैं साचा बोलते हैं ना बच्चों, जिसपे हम रख देते हैं और छाप लेते हैं, तो उसको साचा बोलते हैं। तो उस तरीके का ये सिस्टम था कि वहां पे जो डिजाइन कपड़े पे बनाना होता था वो उस तरीके की छिद्र उसमें बना दी जाती थी और उसी से छपैया की जाती थी। ठीक है, तो कार्ड के छेद यानी कि होल्स मशीन को निर्देश देते थे कि कौन सा धागा ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, या ऑटोमेटिक पैटर्न कंट्रोल सिस्टम पर आधारित था। एक बार सेट कर दिया जाता था, उसी हिसाब से कपड़े पे धागा ऊपर नीचे होकर के कपड़े पे पैटर्न बनते थे बच्चों। ठीक है, तो ये एक क्रांति थी, मतलब ये मशीन आया तो एक कपड़ा उद्योग के लिए क्रांति का काम की। तो कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग हुआ, जटिल डिजाइन वाले कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग होने लगा, बड़े पैमाने पे उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में भी इसका काम होने लगा। तो जो जैकवार्ड लूम था एक विशेष तरह की यांत्रिक मशीन थी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आ गया हमारा डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाने वाले चार्ल्स वेबर्स ने बनाया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य गणितीय तालिकाओं में होने वाली मानवीय गलतियों को समाप्त करना था। यानी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाता था, उसको रिड्यूस करने का काम ये मशीन करती थी, डिफरेंस इंजन। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित गणना के करने में सक्षम थी, जो उस समय एक क्रांतिकारक विचार था। यह कंप्यूटर इतिहास में मैकेनिकल एरा से एनालिटिकल एरा की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि अब यहाँ से जो हमारे मशीन्स आएंगे वो एनालिटिकल एरा में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो सीधे डिजिटल एरा में चली जाती हैं। ठीक है, तो डिवाइस आप बात करेंगे तो डिफरेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स वेबर्स ने इसको बनाया और 1822 में इसको बनाया। ठीक है, यह एक यांत्रिक गणना मशीन, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन अगर आपसे पूछा जाता चार्ल्स वेबर द्वारा बनाई गई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, तो आप इसको बताएंगे कि आपका डिफरेंस इंजन। ठीक है, चलिए, इसमें गियर एंड सॉफ्ट लगे होते थे। यह मशीन भाप से चलने के लिए डिजाइन की गई थी। यानी कि यह मशीन जो डिफरेंस इंजन थी ये भाप से चलती थी। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाप से चलने वाली कौन सी मशीन थी, तो आप बताएंगे कि डिफरेंस इंजन थी। यह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिस्टम पर काम करती थी। दशमलव के बाद 20 स्थानों यानी कि 20 स्थानों तक सही गणना करने में यह मशीन सक्षम था। ठीक है, आफ्टर दशमलव ये 20 प्लेसेस तक आपको गणना करके दे सकता था। इसका उपयोग बीज गणितीय गणना अलजेब्रिक कैलकुलेशन में होता था, गणितीय सारणी मैथमेटिकल टेबल्स तैयार करने में होता था, और एरर फ्री लॉगरिथम एवं वैज्ञानिक टेबल बनाने में होता था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको रिड्यूस करूंगा, सही करूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिटिकल एरा में। एनालिटिकल एरा को आधुनिक कंप्यूटर का आधार यानी कि बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माना जाता है। आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं इसी का एक आधार रूप है। इसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट की पूरी प्रणाली मौजूद थी। यानी कि आईपीओ जो सिस्टम हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है कि इनपुट देंगे, आउटपुट यानी कि प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट आपको मिलेगा, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, स्टोर आज की मेमोरी जैसा था, मिल्स मतलब आज के सीपीयू जैसा ही कार्य करता था। यह पंच कार्ड निर्देश लेता था, जैसे जैकवाल लूम से प्रेरित था। हालांकि यह मशीन पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन इसकी संचालन बिल्कुल आधुनिक कंप्यूटर जैसे ही थी। तो इसी कारण चार्ल्स वेबर्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनके साथ एक और थी जो इसके लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन की थी, एल्गोरिदम डिजाइन की थी। उनका नाम था एडा लॉवलेंस। ठीक है, लेडी एडा लॉवलेस, जिन्होंने इसके लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया, मतलब यानी कि प्रोग्रामिंग। आज जो हम लोग 0 और 1 देखते हैं कि कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर्स पे काम करती है, इन्होंने ही वो बाइनरी नंबर की खोज की थी, और इन्हीं के द्वारा ही कंप्यूटर्स आज उसी बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रही हैं जो कंप्यूटर बनाने में बहुत योगदान रहा इनका। तो इसीलिए अब चूंकि फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स वेबर्स को बोलते हैं, अब कह सकते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इनको हम लोग लेडी एडा लॉवलेस को बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके उपयोग की बात करें तो सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं, आज जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो इसी मशीन के थ्रू होते हैं। जटिल बीजीय गणित समस्याओं का समाधान इसी मशीन के थ्रू होता है। स्वचालित प्रोग्रामिंग की अवधारणा इसी मशीन के द्वारा आई, जो हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस या ऑटोमेशन की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैबुलेटिंग मशीन। ठीक, टैबुलेटिंग मशीन कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे इन्हें डेटा प्रोसेसिंग की अवधारणा को विकसित किया। आज जो डेटा प्रोसेस की बात हम लोग करते हैं कि डेटा पे प्रोसेस करना, उसको छांटना, उसमें जो फिल्टर लगाने की बात करते हैं कि करेक्ट डेटा हम तक पहुंचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग।
पंच कार्ड तकनीकी बाद में कंप्यूटर में लंबे समय तक उपयोग में रही। हरमन हॉलरथ की कंपनी बाद में विकसित होकर के आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी। ठीक है, जो आज हम लोग आईबीएम का नाम सुनते हैं वो हरमन हॉलरथ की मशीन। अब हरमन हॉलरथ ने ही टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था और इन्होंने एक कंपनी बनाई आईबीएम। यही जो मशीन था टैबलेटिंग मशीन, यही चल के आगे आईबीएम के नाम से बहुत प्रचलित हुई। आईबीएम का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आप इसको कहिएगा, ना कि इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, यह मशीन आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की नींव मानी जाती है। ठीक, डिवाइस की बात करेंगे तो टैबलेटिंग मशीन इसको नाम दिया गया। हरमन हॉलरथ ने इसको बनाया, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और 1889 में बनाया। ठीक है, यह मशीन पंच कार्ड का उपयोग करती थी, मतलब छिद्रित कार्ड का उपयोग करती थी। मशीन कार्ड में बने होल्स को पढ़कर डेटा प्रोसेस करती थी। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको टैबलेटिंग मशीन को ही बताइएगा। बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से गिनने और वर्गीकृत करने की क्षमता इसके अंदर थी। इसका उपयोग देखिएगा 1890 की जनगणना में 1890 में यूएस में इसका उपयोग किया गया था। जनसंख्या डेटा की गिनती और विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया गया। बड़े आंकड़ों को तेजी से प्रोसेस करने में यह मशीन सक्षम था। ठीक है, टैबलेटिंग मशीन। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जनगणना करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, तो आप बताएंगे टैबलेटिंग मशीन बच्चों। इस मशीन की मदद से 1890 की जनगणना का काम बहुत कम समय में पूरा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना मार्क 1। ठीक है, ये भी मैकेनिकल एरा का ही कंप्यूटर था। मार्क 1 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स से पहले का एक महत्वपूर्ण कदम था। जो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देख रहे हैं उससे पहले का है। यह पूरी तरह से स्वचालित रूप से निर्देशों का पालन करता था। पूरी फुली ऑटोमेशन था कि एक बार आपने निर्देश दे दिया, ये घंटों तक काम करता रहता था। इसमें प्रोग्राम के अनुसार लगातार गणना करने की क्षमता थी। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा से इलेक्ट्रॉनिक एरा की ओर एक संक्रमण का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, मार्क 1 को कंप्यूटर विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन, अगर हम बात करें कि आज हमारा जो डिजिटल एरा है का माइलस्टोन की बात करें तो वह हमारा मार्क 1 था, इसका माइलस्टोन बेटा। ठीक है, हार्वर्ड मार्क 1 ने इसको बनाया था, इसलिए इनके नाम से ही मार्क 1 के नाम से ही हार्वर्ड मार्क 1 नाम रखा गया। हार्वर्ड एकाइन जो अमेरिका के रहने वाले थे और आईबीएम के साथ काम करते थे। ठीक है, तो आईबीएम के साथ काम करके इन्होंने इसको डेवलप किया 1944 में। ठीक, चलिए, इसकी जो विशेषता थी हार्वर्ड एकाइन यानी मार्क 1 की, यह दुनिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस कौन सी थी, तो आप क्या नाम बताएंगे? मार्क 1। ठीक, इसका आधिकारिक नाम आईबीएम ऑटोमेशन सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, ASCC। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी यह लगभग 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा था। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रील्स का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग स्टोरेज के लिए किया जाता था और जो भी डेटा इसमें इंटर किए जाते थे वो मैनुअली इंटर किए जाते हैं, मतलब हाथों से डाले जाते थे। ठीक, स्वतः इसको डालना पड़ता था, ऑटोमेशन का कोई काम नहीं होता था। ठीक है, हर बार इसमें डालना पड़ता था। चलिए, उपयोग की बात करें तो ये आपका सैन्य और वैज्ञानिक गणनाएं करने में, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने में और जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था उनको करने में ये सक्षम था। अब बात करते हैं डिजिटल एरा का। तो डिजिटल एरा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इस एरा का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC। और अक्सर एग्जाम में आपसे डिजिटल एरा के बारे में जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ऐसी यहाँ पे ENIAC एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार था।
यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक था, जबकि मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो जो फुली इलेक्ट्रॉनिक था वो हमारा ENIAC था, और मार्क 1 जो था वो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था। यह प्रति सेकंड हजारों गणनाएं कर सकता था। इसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत माना जाता है। ENIAC से ही हम बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत होती है, जहां पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस की बात करेंगे तो ENIAC, इसका फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेट कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए। इन्वेंटर जो थे ENIAC के वो जॉर्ज परस्पर एकार्ट और जॉन मुचली थे, जो 1946 में इन्होंने इस मशीन को डेवलप किया। जब हमारा फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ 1946 से, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता उसी समय ये कंप्यूटर बना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के में हम लोग ENIAC को गिन सकते हैं। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। यह लगभग 30 टन वजन था और बहुत अधिक बिजली की खपत करता था। यानी कि बिजली जो है इसमें अत्यधिक लगती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकास के दौर में चलते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा बिजली की खपत कम होती चली जाएगी, साइज भी छोटा होता चला जाएगा। तो प्रोसेसिंग के लिए कनेक्शन वायर या स्विच का उपयोग किया जाता था। यह बहुत तेज गति से गणना करने में सक्षम था उस समय के लिए। उपयोग की बात करेंगे तो ये इंजीनियरिंग रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता था, मिलिट्री कैलकुलेशन में और बैलिस्टिक लैब में मिसाइल्स की गणना करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की गणना करने के लिए, और जटिल वैज्ञानिक गणनाएं इनसे पॉसिबल हो पाया। चलिए नेक्स्ट है एडसेक। एडसेक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे बात करेंगे एडसेक, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया बच्चों। ठीक है, एडसेक कंप्यूटर इतिहास का में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला सफल कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोर्ड प्रोग्राम किसमें आया, प्रोग्राम स्टोर करने की क्षमता किसमें आया, एडसेक में। इसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को मेमोरी में संग्रहित किया जाता था। यह सिद्धांत आज के सभी आधुनिक कंप्यूटरों में उपयोग होता है, इसलिए एडसेक को आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव माना जाता है बच्चों। एडसेक का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। और इसको जो इन्वेंट करने वाले यानी कि आविष्कारक हैं मॉरिस विल्कस, यूके के रहने वाले थे। 1949 में 1949 में इन्होंने इस चीज को बनाया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यह दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो नियमित रूप से कार्य करता था। आपको स्टोर्ड प्रोग्राम याद रखना है बच्चों। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो पहला आर्किटेक्चर कंप्यूटर का दिया जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। मेमोरी के लिए मेमोरी डिले लाइंस का उपयोग किया जाता था। लॉजिक्स करने के लिए जैसे आज 1+2 करते हैं, 1+1 करके 2 कर देते हैं, तो वो उस तरीके की जो लॉजिक्स होते थे तो वो डायरेक्ट वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से होती थी। यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इसका उपयोग की बात करेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन जो आप देखते होंगे, dy/dx आप मैथ्स वगैरह में पढ़ते होंगे, तो उसको निकालने में इसका उपयोग किया जाता था। यानी कि अब बात करेंगे तो जीन फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो अनुवांशिक चीजों का पता लगाना है कि कोई पेड़ कितना पुराना है, कितने दिनों का है, उन सब चीजों का पता लगाने के लिए इसी मशीन से हम लोग पता लगाते थे, एडसेक से। ठीक है, चलिए। वैज्ञानिक गणनाओं को गणितीय अनुसंधान करने में, प्राइमरी नंबर की सूची तैयार करने में, इन सब में अगर प्राइमरी नंबर की सूची तैयार करने की बात आएगी तो यही मशीन आपका एडसेक ही है। तो याद रखिएगा इन सब चीजों का फुल फॉर्म और ये इनके उपयोग। चलिए अब बात करते हैं एडवेक की। एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक कंप्यूटर इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाइनरी सिस्टम को अपनाया। जो हम बात कर रहे थे कि 0 और 1 जो आज हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर बिना इसके काम नहीं करता, तो ये उस समय एडवेक कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हुआ। इसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर किए जाते थे, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से विकसित हो चुका था।
या ENIAC की तुलना में अधिक उन्नत और व्यवस्थित डिजाइन वाला कंप्यूटर था। मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये एडवेक ही हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर था। इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी था और बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम भी करता था। एडवेक और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के आधुनिक कंप्यूटर की संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया। तो एडवेक और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर जो कैसा दिखेगा, उसका लुक एंड फील कैसा होगा, उस समय की बात करें तो ये एडवेक के थ्रू पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। चलिए, एडवेक का फुल फॉर्म आप सबको पता है और एसोसिएट साइंटिस्ट इसके थे जॉन वॉन न्यूमैन, अमेरिका के रहने वाले थे। एडवेक का डिजाइन जो है वो जे प्रेस्पर एकार्ड और जॉन मोचली ने शुरू किया, लेकिन स्टोर्ड प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट को जॉन वॉन न्यूमैन ने औपचारिक रूप से दिया। यानी कि ये तीनों मिलकर के एडवेक का आविष्कार किया। आप अक्सर देखेंगे बुक में एडवेक का केवल आपको मिलेगा कि जे प्रेस्पर एकार्ड और जॉन मोचली ने ही इसका आविष्कार किया, बट उनके साथ एक और था जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को लेकर आया, वो जॉन वॉन न्यूमैन थे। और ये भी आप याद रखिएगा साथ में। ईयर की बात करें 1950 में इसको डेवलप किया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता था, जबकि ENIAC में डेसिमल प्रणाली पर आधारित थी। तो ENIAC जो था वो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक के जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उनका उपयोग होता था, और यहाँ पे 0 और 1 जो नंबर सिस्टम था केवल 2 नंबर का काम होता था। इसमें लगभग 6000 वैक्यूम ट्यूब्स और 12000 डायोड लगे होते थे। यह लगभग 56 किलोवाट बिजली की खपत करता था। मतलब एक बार कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो ये लगभग 56 किलोवाट बिजली ले लेता है। इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए इसका यूज देख लेते हैं। यूज अगर हम बात करें तो ये बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में इसका उपयोग होता था, जहां पे रिसर्च वगैरह होता है। सैन्य और वैज्ञानिक गणनाएं करने में और बैलिस्टिक परपेच पथ मतलब मिसाइल ट्रेजेक्टरी की गणना करने में भी ये सक्षम था। अब बात करते हैं यूनिवेक की बाबू। चलिए बेटा, यूनिवेक यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवेक 1। यूनिवेक 1 ने 1952 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम की भविष्यवाणी करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो अगर हम बात करें तो उस समय जो चुनाव था अमेरिका के अंदर 1952 में, इसी मशीन के थ्रू उस चुनाव का रिजल्ट दिया गया था। यूनिवेक 1 कंप्यूटर इतिहास में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि यह पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक उद्देश्यों यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग किया गया। मतलब अगर हम जितने भी व्यापारिक टर्म अकाउंटिंग वगैरह होते हैं उन सब उस समय इसी कंप्यूटर के द्वारा होता था। इससे पहले के कंप्यूटर मुख्यतः वैज्ञानिक और सैनिक कार्यों के लिए थे। इसके बाद आया इससे कंप्यूटर का उद्योग और व्यापार दोनों के लिए प्रवेश दिलाया। मतलब ये व्यापार में भी और जो जितने भी तरह के इंडस्ट्रियल एरिया थे उन सब में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। इसीलिए यूनिवेक 1 को आधुनिक कॉमर्शियल कंप्यूटर एरा की शुरुआत माना जाता है। ये याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो कॉमर्शियल कंप्यूटिंग का काम करता था, यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। तो यूनिवेक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेटा। ठीक है, देखिए बच्चों, जज्बा मेरे पास बहुत है पर रिसोर्स अभी मेरे पास थोड़े कम है। जैसा कि मैं लैपटॉप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप लोगों का साथ रहा तो डिजिटल पैनल भी हमारे पास होगा और डिजिटल पैनल से ही पढ़ाएंगे आप लोगों को आने वाले कुछ समय बाद। अगर आप लोगों का प्यार मिला हमको और आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, तो जरूर आप लोगों के आशीर्वाद से हम जरूर पैनल पे जरूर पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब बात करते हैं जैसे यूनिवेक, तो आप लोगों को जैसे पता चल गया कि जे प्रेस्पर एकार्ड और जॉन मोचली ने इसको बनाया और 1951 में इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था। आप इस सब चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको लगता है कि इसका पीडीएफ मुझे चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं अगर आप पीडीएफ नहीं मिलता है आपको तो आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा कि वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, आपको गारंटीड है कि 15 से 15 नंबर जरूर से जरूर मिलेंगे। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो नंबर मिले ही मिले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे
तो यह दुनिया का पहला जनरल पर्पस कॉमर्शियल कंप्यूटर था, यानी कि जनरल पर्पस कॉमर्शियल कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपका वही कंप्यूटर आप बताएंगे, ठीक है। यूनिवेक 1 या अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता था, मतलब आप इसमें 0 1 2 3 कुछ भी डालें उस पर प्रोसेस कर सकता है, ABC इस तरह से कोई नंबर अल्फा न्यूमेरिक डाले वो भी प्रोसेस कर सकता है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए आपको मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था यह, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे कार्य करता था, ठीक है। उपयोग की बात करें तो ये व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग होता था, व्यापारिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था, जनगणना के लिए इस्तेमाल होता था, सरकारी और निजी संस्थाओं में इसका उपयोग करते थे। अब हमारा आ गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बच्चा, ठीक है। चलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन आता है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो 1945 से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा पहला कंप्यूटर था ENIAC, है ना, ENIAC, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या यूज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित था, यानी कि इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था बच्चा, ठीक है। ये कंप्यूटर बहुत महंगे और भारी होते थे, इन्हें चलाने के लिए विशेष वातावरण मतलब एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी, यानी कि AC लगाना पड़ता था ठंडा रखने के लिए। यह मुख्यतः वैज्ञानिक और सैन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन से ही आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1956 से स्टार्ट हो जाता है, 56 तक 1956 तक इसको मानते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत डेट में फ्लक्चुएशन दिखता है बट वो मायने नहीं रखता, आप इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके जो मेन कंप्यूटर थे वो था आपका ENIAC, फिर एडवेक, यूनिवेक 1 और IBM 701। ये इसके कुछ मेन कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये आपको दे सकता है ENIAC और एडवेक, ये दो आपको दे सकता है कि ENIAC और एडवेक या यूनिवेक, ये तीन आपको देंगे कि इनमें से कौन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होता है। अब 3 यूज हो रहा है तो चौथा कोई और दे सकता है आपको। चलिए टेक्निकल डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें जो स्विचिंग टेक्निक था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रप का इस्तेमाल होता था। बात करें जैसे आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते थे, तो हम लोग अपने लैपटॉप वगैरह पे क्या चलाते हैं, विंडो 7 है ना, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 इस तरीके से। तो उस समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग जैसे सुनते भी होंगे आप लोग C प्रोग्रामिंग, C++, तो उस समय जो प्रोग्रामिंग यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती थी जो 0 और 1 से यूज होती थी। साइज बहुत बड़े आकार, रूम साइज से बड़े होते, एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब के कारण बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती थी, बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी, आकार में बहुत बड़े होते थे, एक पूरा कमरा घेरता था। रिलायबिलिटी की बात करें तो कम थी, ट्यूब जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे, जो वैक्यूम ट्यूब होते बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। प्रोग्रामिंग के केवल जो है मशीन लैंग्वेज में ही की जा सकती थी। इनपुट आउटपुट के लिए इसमें पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ इसमें ड्रॉबैक भी थी, ठीक है। तो धीरे धीरे कंप्यूटर विकसित होता चला गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन पे। तो सेकेंड जनरेशन हमारा कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन से अधिक उन्नत था, अधिक रिलायबल था, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में इस्तेमाल होता है, तो आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में होता है। यह कम गर्मी उत्पन्न करने वाला था, ठीक है, या अधिक तेज और विश्वसनीय थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण प्रोग्रामिंग आसान हो जाती थी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग काफी कोबोल और ये फ्रंट एंड वगैरह यूज करते थे, उस जमाने में यूज करते थे वो लोग। जनरेशन जो है इसका 1956 से 1963 मतलब 1956 से लेकर के हम 1963 तक इसका मानते हैं। इसके मेन कंप्यूटर जो है वो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवेक का 1108 ये इस्तेमाल होता था। ये मेन कंप्यूटर के रूप में थे।
क्योंकि लिस्टिंग कर लीजिएगा, अक्सर इन पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछता है तो वो फर्स्ट जनरेशन वाले में ही पूछ लेता है। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना कि सेकेंड जनरेशन में हमारा स्विचिंग टेक्निक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप या डिस्क का इस्तेमाल होता था। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता था। लैंग्वेज की बात करें, देखिए पहले जनरेशन में हमारा मशीन लैंग्वेज यूज होता था, लेकिन इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में केवल जीरो और नंबर्स का इस्तेमाल, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसे कोड भी आ, जैसे COPY कॉपी का कोड आ गया है ना, CD कमांड आ गया। तो इस तरीके से कुछ कमांड होते थे जिनका इस्तेमाल हम लोग करते थे, जैसे MD कमांड हो गया, मेक डायरेक्टरी कमांड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कमांड होते थे जो इसमें इस्तेमाल होते थे। तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, और हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग फोरट्रान एंड कोबोल का इस्तेमाल करते थे। साइज की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन से छोटा। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता गया बेटा, वैसे वैसे कंप्यूटर की साइज छोटा होते होते आपके इस वॉच तक आ गया, डिजिटल वॉच तक। ये तो एनालॉग वॉच है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, बिजली की खपत कम होती थी, आकार छोटे और विश्वसनीयता बड़ी। गति की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन से अधिक थी, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था, मेंटेनेंस आसान था, क्योंकि छोटा होता था तो मेंटेनेंस आसान होता था। फिर आप बात करते हैं थर्ड जनरेशन की वजह। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें यूज होने लगा आईसी टेक्नोलॉजी। तो आईसी ने कंप्यूटर को अधिक तेज और विश्वसनीय बना दिया। देखिए पहले जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, और तीसरे में आपका आ गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम यानी कि टाइम शेयरिंग सिस्टम संभव हो सका, यानी कि एक साथ कई लोग काम करने में कर सकते थे इस लेवल पे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। यह पीढ़ी आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम की नींव को मजबूत करने वाली थी। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन जो है हमारा 1963 से लेकर के 1971 तक माना जाता है, और इसके कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं, जैसे यहाँ पे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 600 सीरीज, PDP यानी कि प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168 और TDC 316, ये कंप्यूटर इस जमाने के दौरान थी। चलिए नेक्स्ट इसके टेक्निकल की बात करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में स्विचिंग टेक्निक की बात करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, और स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक कोर, मतलब चीजों को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था, और प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग यानी कि टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होने लगा। लैंग्वेज यूज की बात करेंगे तो यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोटॉन, कोबोल और बेसिक का इस्तेमाल होता था, और ये सेकेंड जनरेशन से छोटे हुआ करते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, आकार और भी छोटा हो गया, स्पीड और भी बढ़ गया, बिजली की खपत कम हो गई, और एक नया चीज आ गया कि टाइम शेयरिंग सिस्टम भी आ गया, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस भी बेटर होने लगा, चीजें टिकाऊ होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन जो है आधुनिक जनरेशन, जो आधुनिक कंप्यूटर है उसके युग की शुरुआत मान सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप्स यहीं से स्टार्ट हो गया। यानी कि हम लोग जो स्टार्ट अभी भी यूज करते हैं तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। तो आईसी का जो रूप बदल करके माइक्रो प्रोसेसर, मतलब मल्टीपल आईसी जब जुड़ गई तो वो माइक्रो प्रोसेसर बन गया। तो माइक्रो प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर जो है आम लोगों तक पहुंचा। तो यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो हम अवधारणा देते हैं पीसी की शुरुआत या सुपर कंप्यूटर, दोनों का विकास फोर्थ जनरेशन से हुआ। कम लागत और अधिक विश्वसनीयता के कंप्यूटर को हर क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। मतलब अब बजट में कंप्यूटर आने लगे, लोग खरीदने वाले खरीद सकते थे इस टाइम। यह पीढ़ी मॉडर्न कंप्यूटर एरा की नींव है। जनरेशन की बात करें तो हमारा फोर्थ जनरेशन है, और 1971 मतलब 1971 से 1989 तक ये जनरेशन चला। इसके बाद हमारा आ जाता है, अच्छा अभी इसमें कुछ डिटेल्स की बात करेंगे। मेन कंप्यूटर इसमें बात करेंगे तो डेक 10 स्टार 1000, PDP 11, सीरे एक सुपर कंप्यूटर हमारा था, सीरे फर्स्ट। ठीक है, सीरे फर्स्ट या
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, एक अक्सर पूछ लेता है सीरेट 2 भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि एमसीक्यू में ये सवाल भी पूछा जाता है सीरेट 2 सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है और इंटरनेशनल में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, ये सब हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। जब हम लोग कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार या कंप्यूटर के जो किस साइज के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया, पर्पस के हिसाब से बांटा गया, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया, तो इस तरीके की जो चीजें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे और लुत्फ लेते रहिए अपने पढ़ने का। और अगर मेरी कोशिश है कि आपको 15 से 15 जरूर मिले आपके एग्जाम में बच्चों। चलिए आ जाते हैं, टेक्निक की बात करेंगे। यहाँ पे स्विचिंग टेक्निक इस्तेमाल में क्या आ रहा है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल। मतलब अभी देखिए आपका क्या आया कि आपने यूज किया वैक्यूम ट्यूब, फिर आया आप ट्रांजिस्टर पे, फिर आया आप IC पे, ठीक है, फिर आप आ गए VLSI पे, ठीक है, वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पे, फिर आप आ जाते हैं VLSI पे, ठीक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इसमें जो स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी या विंचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वही जो ऊपर वाले में यूज हुआ है, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटर OS का ही इस्तेमाल होता था। लैंग्वेज वही हाई लेवल लैंग्वेज C एंड C+ का इस्तेमाल यहाँ पे होता, वहाँ पे प्रोटॉन एंड कोबोल का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस जनरेशन में C एंड C+ का इस्तेमाल होता था। कॉस्ट की बात करेंगे तो पोर्टेबल हो गया, चीपर हो गया और मोर रिलायबल हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इस जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी के कारण हजारों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे समाहित हुए जाते थे। माइक्रो प्रोसेसर का विकास इसी पीढ़ी में हो गया, यानी कि VLSI जो है वो हमारा वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग बोलते हैं। आकार बहुत छोटा एंड पोर्टेबल हो गया, गति अत्यधिक तेज हो गई, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया और नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की भी शुरुआत होगी। मतलब आप एक पीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, अलग अलग तरीके से बांट सकते थे कि उस पर काम कर सकें। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बच्चों, ठीक है। ये हमारा आज की जो पीढ़ी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यानी कि आर्टिफिशियल एरा में है, ये इसी पीढ़ी से रिलेटेड है। तो इस पीढ़ी की शुरुआत 1989 से आज तक चलता आ रहा है। अब इसके अंत अभी पॉसिबल नहीं है, चलता ही जाएगा। 5th जनरेशन कंप्यूटर आधुनिक और बुद्धिमान कंप्यूटर होता है, ठीक है, बहुत आधुनिक था और इंटेलिजेंट कंप्यूटर है। यह केवल गणना ही नहीं करते थे बल्कि सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी अब विकसित कर दी गई इस जनरेशन के दौरान, क्योंकि आपके पास AI आ गया, रोबोटिक्स आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसी पीढ़ी के देन है। आज के स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस भी इसी जनरेशन का हिस्सा माने जाते थे। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा का प्रतीक है, यानी कि आर्टिफिशियल एरा जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वो 5th जनरेशन को ही हम बोलेंगे, ठीक है। अब इस जनरेशन की शुरुआत हमने आपको बता ही दिया। अब इस जनरेशन के मेन कंप्यूटर जो हैं आपके डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, अल्ट्रा बुक हो गए, क्रोम बुक हो गए, तो ये सारे आपके 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। टेक्निकल डिटेल्स की बात करेंगे तो इस जनरेशन में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSI माइक्रो चिप का इस्तेमाल होता था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल। अल्ट्रा लार्ज स्केल मतलब VLSI जो वेरी लार्ज स्केल है उसका 2-3 गुना और कर दिया जाए और IC जोड़ दी जाए तब हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। स्टोरेज की बात करेंगे तो ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD, क्लाउड स्टोरेज, ये सब इस स्टोरेज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो एडवांस OS विद AI सपोर्ट के साथ ये काम करता है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो सिस्टम टाइप से इसका नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी कभी KIPS का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, यानी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। इसका यूज की बात करेंगे, इसकी विशेषता की बात करेंगे तो ULSI टेक्नोलॉजी के कारण एक ही चिप में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर इसमें
जोड़ दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सिस्टम था, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें मतलब अपने से सोचने की क्षमता, उस पर डिसीजन लेने की क्षमता अब विकसित हो चुकी है। वॉइस रिकॉग्नाइज्ड रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का विकास हो गया, हाई स्पीड प्रोसेसिंग और इंटरनेट का विकास हो गया है। मतलब ये विशेषता है आपकी। पोर्टेबल, यूजर फ्रेंडली और अत्यधिक रिलायबल हो गया, मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए इसके यूजेस, चलिए अब इसके यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यूजेस यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे। ठीक, तो आज के जो कंप्यूटर हैं वो सारे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं बच्चे। ठीक, अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप धन्यवाद बच्चों। कुछ देखिए हमारे पढ़ाने में अभी थोड़ा सा कुछ हिचकिचाहट होगा या कुछ कमी होगी तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाने वाला आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे बच्चों।